स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षता एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सर? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ही तरह आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। तो ज्योग्राफी सीरीज में आज हमें पढ़ना है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जिसके अंतर्गत हमें देखना है कि भारत में कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और वे कौन से कारक हैं जो भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों की विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वे वनस्पति, वे पेड़ पौधे, वे झाड़ियां जो कि प्राकृतिक रूप से उगी हो, फली फूली हो, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, बिना किसी आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस के या फिर मानवीय हस्तक्षेप से। तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब यह प्राकृतिक वनस्पति है, यह विभिन्न कारकों पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो वनस्पति किस प्रकार की होगी, आपके सदाबहार प्रकार की वनस्पति होगी, पर्णपाती प्रकार की वनस्पति होगी या मरुस्थलीय वन होंगे, यह सब डिपेंड करता है आपके वर्षा के आकार पर कि किसी क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। आपको बता दूं, हम जो वर्षा को सेंटीमीटर में नापते हैं, तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वनस्पतियां हरी भरी होंगी, सदाबहार प्रकार की वनस्पति होगी और साथ ही वहां की जो जैव विविधता है वह भी सर्वाधिक होगी। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ यही आशय है कि जो हम देखें मुख्यतः जो आपकी वनस्पति को कौन प्रभावित करता है, वर्षा की मात्रा। इसी तरह ये तो हमने बात की स्थलीय भाग की, तो स्थलीय भाग का जो आपका समतल भूमि है उसकी बात की है, लेकिन दूसरा हिस्सा है हमारा वह स्थलीय भाग जो कि पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो समतल भूमि का हमने देख लिया, समतल भूमि की वनस्पति को प्रभावित करते हैं आपकी वर्षा की मात्रा। तो ये चीज क्लियर। दूसरा हम देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक की विभिन्नता पाई जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो ये वनस्पतियों की विभिन्नता पाई जाती है, इन्हें कौन कारक प्रभावित करता है, आपका ऊंचाई। जैसे कि आपका अगर हम समुद्री सतह से 900 मीटर, तो 900 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, यानी कि जैसे कि आपका यह पर्वतीय ढाल है, तो समुद्री सतह से 900 मीटर की ऊंचाई से अधिक जाने पर हमें पता है क्या होता है, जो तापमान है वह कम होता जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, आपकी क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25, मतलब कम होता जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे तापमान कम होता जाता है ऊपर की परतों में जाने पर क्षोभ मंडल में। तो इसी कारण हम देखते हैं कि चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में तापमान कम होता जाता है, इसलिए यही कारक है, यानी कि ऊंचाई एक ऐसा कारक है जो निर्धारित करता है कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी। कैसे, अब देखिए, जितना ऊंचा सरफेस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान उतना ही कम होगा। तो इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, टुंड्रा प्रकार की, यानी कि जो आपके ठंडे प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो यहाँ पर आपके पाई जाएगी। जबकि निचली सतह पर यहाँ पर तापमान इसकी अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर आपका उसी क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जा सकती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जा सकती है। तो ये मुख्य कारक है पर्वतीय क्षेत्र में निर्धारित करने वाला कारक कि आपके कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। जबकि समतल भूमि क्षेत्र में जो कारक निर्धारित करता है वनस्पति को, वह है आपका वर्षा की मात्रा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी है। तो ये था थोड़ा जो मेन पॉइंट जो आपको इस वीडियो से संबंधित समझना है, वो सिर्फ यही है कि वर्षा और ऊंचाई जो ये दो कारक है आपके वनस्पति के जो प्रकार है उसे प्रभावित करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो सबसे पहले है हमारी सदाबहार वन। तो हमें पता है कि भारत जो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है
और जो आपकी विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा आपके भारत से होकर नहीं गुजरती, ये आपके काफी दक्षिण में पड़ जाती है ना। लेकिन और विषुवत रेखा के समीप क्या है, आपका अत्यधिक तापमान रहता है और यहाँ पर क्या है, साल भर वर्षा होती है। और इसके कारण ही विषुवत रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन भारत चूंकि यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इन्हीं कुछ कारणों से भारत में भी सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये चीज याद रखें, सदाबहार प्रकार की वनस्पति जहां पाई जाती है वह तभी पाई जाएगी जब उस क्षेत्र में आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो भारत का जो पश्चिमी ढाल है, यहाँ पर आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा जब आपके पश्चिमी ढाल से टकराती है तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, यानी कि लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, सदाबहार प्रकार की वनस्पति। इसी तरह जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ भी आपके सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, समुद्री प्रभाव होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने के कारण आपका वर्षा अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये दो क्षेत्र हो गए, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, और तीसरा क्षेत्र है आपका शिलोंग का पठार एवं उसके आसपास का क्षेत्र। तो शिलोंग का पठार कह लीजिए या मेघालय का पठार का जो आसपास का क्षेत्र है, जिसमें आपका मणिपुर, मेघालय, असम, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा सा क्षेत्र। तो इस सभी क्षेत्र में भी आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के कारण। तो ये था आपका पहला भाग, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। अब हमें देखना है कि इन जो सदाबहार वन है, इनमें कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ नोट कर ले, तो सदाबहार वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ आपकी हो सकती है महोगनी वनस्पति, उसके बाद रोजवुड, बांस, रबर, इबोनी, महोगनी कर लीजिए, महोगनी होगा। तो सदाबहार वन में आपकी इन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं दूसरी प्रकार की वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति। तो पर्णपाती वनस्पति को ही हम पतझड़ वनस्पति भी कहते हैं और साथ ही मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं, जहां पर मानसून के कारण, मानसून के आगमन के कारण ही यहाँ पर वर्षा होती है। मतलब कि अगर अंशतः मैं आपको कहूँ कि शुष्क ऋतु आने पर, गर्मियों के आगमन पर ये जो वन क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पत्तियों के होने से क्या होता है, पत्तियों के होने से वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, और क्योंकि गर्मियों में शुष्कता अधिक होती है और इन वनों को क्या आर्द्रता अधिक चाहिए, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है पहले ही शुष्क होता है। तो ये क्या करेंगे, गर्मियों की जो ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। तो इसलिए इन वनों को हम पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। अब पर्णपाती जो वन है ये आपके दो प्रकार के हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें, सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में जो सबसे वन पाए जाते हैं वे कौन से हैं, पर्णपाती वन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वे कौन से प्रकार के वन हैं जो कि भारतीय भूभाग के क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये आप पूरा क्षेत्र देखिए, ये रेड जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं रेड कलर से, ये आपका जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहां की जो वर्षा है आपकी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अब देखिए, जो आर्द्र पर्णपाती वन है और शुष्क पर्णपाती वन है, तो आर्द्र पर्णपाती वन वे होंगे जहां वर्षा आपके 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है।
तो उन पर्णपाती वन को हम कहेंगे आर्द्र पर्णपाती वन। जबकि वे वन जहां पर आपके 70 से 120 के आसपास, अगर आप यहाँ पे 120 भी कर ले, क्योंकि कोई फिक्स तो हम बोल नहीं सकते, हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, तो 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो आर्द्र पर्णपाती वन। लेकिन अगर 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहां आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो अब आप इस क्षेत्र में देखिए, वह क्षेत्र जो कि आपके हिमालय की तराई, ये आपका हिमालय क्षेत्र है, और हिमालय के दक्षिण में ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल से सटा क्षेत्र है यह है। इसके अलावा जो आपका पूर्वी घाट के जो सटा क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर आपके 120 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में आपके आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जबकि जो बाकी का एरिया छूट गया, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, इसके अलावा यहाँ आपका जो आपका मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक के राज्यों में जो वनस्पति पाई जाती है वहाँ आपकी शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, चूंकि वहाँ जो वर्षा है 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब हमें देखना है कि यहाँ इन पर्णपाती वन में कौन कौन सी वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और एक और चीज, जो पर्णपाती वनस्पतियां होती हैं, पर्णपाती वन है, इनका प्रयोग हम इमारती लकड़ियों के रूप में करते हैं, क्योंकि जो इनकी लकड़ी होती है वह बहुत मजबूत होती है। और इनके जो उदाहरण है वे है आपके, लिख ले आप साथ साथ, सागवान, शीशम, इसके अलावा आम भी पर्णपाती वन का प्रकार है। क्लियर? तो ये थी आपकी पर्णपाती वनस्पतियां। उसके बाद है आपकी कंटीले वन या मरुस्थलीय वन। तो नाम से पता चल रहा है कि वे वन जो कि कंटीले होंगे, यानी कि जो उनकी पत्तियां हैं वे कांटों के रूप में विकसित हो जाती है, उसे हम कंटीले वन या मरुस्थलीय वन कहते हैं। अब देखिए, भारतीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत में जो पंजाब हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र, उसके अलावा राजस्थान एवं गुजरात का क्षेत्र, उसके अलावा ये आपका महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर क्या है आपका अत्यधिक शुष्क जो है, शुष्क क्षेत्र यह है। और यहाँ पर जो वर्षा है बहुत कम होती है, यानी कि 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ होती है, यानी कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, काफी शुष्क होता है। और इसीलिए ही ये वनस्पतियां क्या करती है, अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेती है, जिसके तहत ये अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में विकसित कर लेती है, ताकि पत्तों से क्या हो, पत्तों से हमें क्या हो पता है, पत्तों से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जब पत्तियां कांटों के रूप में होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि इन क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं ये कंटीली झाड़ियों के रूप में होती है। तो ये आपके कंटीले वन या मरुस्थलीय वनीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ की जो वर्षा है 70 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में जो आपकी वनस्पति पता ही है कि शुष्क वनस्पति, जैसे कि आपकी नागफनी, बबूल, उसके अलावा खैर के वृक्ष, कैक्टस, इन प्रकार की जो वनस्पतियां हैं आपके कंटीले वन या मरुस्थलीय वन्य क्षेत्र में पाई जाती है। और इन वनों की दूसरी क्या जो विशेषता है, इनकी जो पत्तियां हैं वे कांटों के रूप में तो विकसित होती ही हैं, साथ में जो इनकी जड़ें हैं वे काफी नीचे गहराइयों तक धसी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमने देखा कि पानी कम अवेलेबल होता है, यानी कि पानी का जो भूमि जो जल स्तर है वो काफी नीचे होता है, तो वहां तक जड़ों को पहुंचने में, ताकि जड़ें वहां तक पहुंच जाए और ये अपना क्या है जल ग्रहण कर ले, तो इसलिए वनस्पतियों की जो जड़ें हैं काफी नीचे गहराइयों तक धसी होती है, इनकी जो जड़ें हैं काफी विकराल होती है। उसके बाद इसी के साथ ही आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ से सदाबहार वन से कंटीले वन तक आने तक क्या देखा, जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, कौन सा कारक डिसाइड कर रहा है कि कौन सी प्रकार की वनस्पति है,
वर्षा, जितनी ज्यादा वर्षा होगी वहां जो वनस्पति है उतना जैव भार होगा, यानी कि उतनी जो घनी वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो इसलिए सदाबहार वन से जब कंटीले वन की ओर हम आते हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो वनस्पति वर्षा की मात्रा कम हो रही है, उसके साथ जो वनस्पतियों का जो जैव भार है वह भी कम हो रहा है, और साथ ही जो वनस्पतियों की जैव विविधता है, तो जैव विविधता भी आपके कंटीले वन की ओर आने पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये चीज भी आपने नोट साथ में कर ही ली होगी, क्योंकि सदाबहार वन क्या है, आपके बहुत घने होते हैं, इनकी जैव विविधता अधिक है, जबकि कंटीले वन मरुस्थलीय वन क्या है, बहुत इनके हम देखते हैं बहुत विरल होते हैं, है ना, तो इनकी जैव विविधता भी कम है। तो नीचे की ओर आने पर हमने देखा कि जैव भार एवं जैव विविधता भी वर्षा के साथ कम हो रही है। उसके बाद है आपका पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन के बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया। तो पर्वतीय वन पर आपका वर्षा जो कारक है यह निर्धारित नहीं करता कि कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। पर्वतीय वन में डिसाइड करता है आपका ऊंचाई। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी वहां पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी, वह वनस्पति जो कि ठंडे तापमान में उगती हो। तो मान लीजिए एक यहाँ पर आपकी वनस्पति है और एक यहाँ वनस्पति है ना, तो यहाँ पर जो वनस्पति होगी अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वनस्पति हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, तो यहाँ पर आपका सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। लेकिन उस ठीक उसके ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपका टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जा सकती है। टुंड्रा वनस्पति क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर यानी कि समुद्री सतह से 900 मीटर की ऊंचाई के बाद ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी आती है, और एक पॉइंट ऐसा होता है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जहां पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वहां पर जो वनस्पति उगती है वह किस प्रकार की उगती है, टुंड्रा वनस्पति, जो कि इसका एग्जाम्पल है आपका लाइकेन, मोस, इसके अलावा जो आप आम भाषा में कहते हैं काई, एवं जो ध्रुवीय घास है वे भी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके अलावा जब इन पर्वतीय वन में ऊपर की ओर जाने पर जो यहाँ वन की विशेषता है वह क्या है कि ऊपर की ओर जाने पर जो वन है वे इस आकार में पाए जाते हैं, मतलब कि वे त्रिकोण के रूप में होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ठंडा तापमान है तो बर्फ जब इनके ऊपर गिरेगी तो इनकी कुछ प्रकार, ये कुछ बनावट है इनके इस प्रकार की होती है कि बर्फ इनके पत्तों पर नहीं रुक पाती और वे नीचे की ओर आ जाती है। तो शंकुधारी वन भी इन्हें हम कहते हैं। तो पर्वतीय वन आ जाए या शंकुधारी वन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पर्वतीय वन के बारे में। तो पर्वतीय वन में जो शंकुधारी वन है इसका आपका एग्जाम्पल है चीड़, स्प्रूस एवं अन्य। तो ये आपका पर्वतीय वन के बारे में, जिसमें कि आपका वर्षा कारक निर्धारित नहीं करता बल्कि कौन सा कारक निर्धारित करता है, आपका ऊंचाई, कि कितनी ऊंचाई पर आपकी कौन सी वनस्पति स्थित है ना। तो आपका यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति हो सकती है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति हो सकती है, ज्यादा ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पति मिल सकती है। तो ये था ऊंचाई का किस प्रकार प्रभाव है पर्वतीय वनस्पति पर, जिसपे हमने देखा टुंड्रा वनस्पति के एग्जाम्पल ये हो गए, और जो शंकुधारी वन है उसके एग्जाम्पल हो गए चीड़ या स्प्रूस। तो ये है पर्वतीय वन के बारे में। अब आप शायद सोच रहे होंगे और पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत का जो ये हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपके पर्वतीय वन पाए जाते हैं। क्लियर। और इसके अलावा आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैंने सबके बारे में बताया है कि कहाँ कितनी वर्षा होती है, लेकिन यहाँ नहीं बताया। क्यों, सोचिए। क्योंकि पर्वतीय वन को आपको वर्षा की मात्रा निर्धारित नहीं करती, यहाँ आपका ऊंचाई निर्धारित करती है कि कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो ये था पर्वतीय वन के बारे में। उसके बाद है आपका लास्ट में मैंग्रोव वन। तो सबसे पहले कि तो मैंग्रोव वन पाए कहाँ जाते हैं, तो मैंग्रोव वन जब नदी आपके समुद्र से जाकर मिलती है, नदी आपके समुद्र से जाकर मिलती है तो ये अपने अवसादों का निक्षेपण
समुद्र में मिलने से पहले इस क्षेत्र में कर देती है, जो कि आपका एक प्रकार का दलदली क्षेत्र बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नदियां समुद्र में मिलने से पहले आपका डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो डेल्टा जो शब्द है ज्यादा उचित है। तो नदियां समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जहां ये अपने अवसादों का निक्षेपण करती है। और इस डेल्टा क्षेत्र में ही जो वनस्पतियां उगती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन। तो आपका जो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपका सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनके द्वारा बनाया गया है। तो यह भारत का तो सबसे बड़ा डेल्टा है ही, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा है, जहां पर आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इन नदियों के द्वारा भी डेल्टा क्षेत्र का निर्माण होता है और यहाँ भी आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन की जो खासियत है यह क्या है कि यह लवणीय जल में भी अपना जो जीवन काल बनाए रखती है, यानी कि लवणीय जल से भी जो साफ करके जो जल है उसे ग्रहण कर लेती है। दूसरा, मैंग्रोव वन के बारे में एक और विशेषता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि सुनामी के आने पर वे क्षेत्र जहां पर मैंग्रोव वन थे उसके आसपास के क्षेत्र में कम हानि हुई थी बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा, है ना। तो इसका क्या कारण है? तो मैंग्रोव वन का क्या है, मैंग्रोव वन कैसे होते हैं, ये झाड़ीदार वृक्ष होते हैं और ये झाड़ीदार होने के साथ ही जो उनकी जड़ें होती है एक दूसरे से फंसी होती है। और यही कारण था कि जब सुनामी आई तो सुनामी के प्रभाव से वे क्षेत्र वहां पर कम हानि हुई जहां पर आपके मैंग्रोव वन थे, या क्योंकि इन्होंने जो सुनामी की लहरें थी उन्हें आगे बढ़ने से एकदम से अवरुद्ध कर दिया, है ना। तो यहाँ पर प्रभाव तो हुआ लेकिन कम हानि हुई। तो यही कारण है आपका सुनामी से बचाव के लिए मैंग्रोव वन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मैंग्रोव वन में जो मुख्य वनस्पति कौन सी है, तो यहाँ पर जो सुंदरवन डेल्टा है, तो सुंदरवन डेल्टा का सुंदरवन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर? तो सुंदरी जो वन है आपके मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। इसका अगला भाग जल्दी ही आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको एक एक चीज समझ में आ गई हो, नहीं आई हो कोई बात नहीं, कमेंट करके पूछ ले, पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें वरना ना करें, है ना। थैंक यू सो मच।